एक अपरिमेय संख्या है। करणीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने देखा कि संख्या पद्धति में संख्याओं को 5 प्रकार से निरूपित किया गया है। सबसे पहले हमने प्राकृत संख्या पढ़ा, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अंतिम में था हमारा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को करणीय के रूप में लिखा गया था। अपने को यहाँ सिद्ध करके बताना है कि करणीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम मानते हैं, पहले हल करना शुरू करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये जो है ये करणीय 5 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है। अगर वो अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगी, परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी। तो हम ये मान लिया कि करणीय 5 एक कैसी है, परिमेय संख्या है। यहाँ लिखा है माना करणीय 5 एक कोई संख्या है, परिमेय संख्या है। करणीय 5 एक परिमेय संख्या, ये हमारा मानना है। अब इस जो हमने माना है इसको सिद्ध करके बताना होगा कि यह हमारी जो मान्यता है वो सही है या गलत है। तो हम परिमेय संख्या की परिभाषा पे चलते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, P/Q के रूप में लिखी जाए जहाँ Q बराबर नहीं हो 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा एक विशेष बात है इसमें, तथा P व Q में कोई एक संख्या या कोई भी संख्या उभयनिष्ठ न हो, मतलब एक ही संख्या से दोनों संख्या भाग न जाता हो, तो हम उस संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अगर करणीय 5 यानी कि √5 अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी जो होगा P और Q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं आएगी, Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं P/Q। जब ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो हमने यहाँ लिखा करणीय 5 बराबर P/Q। ठीक, करणीय 5 बराबर कितना हो गया, P/Q, क्योंकि अगर वो परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इधर करणीय 5 का वर्ग, इधर में आएगा P/Q का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करणीय 5 का वर्ग करेंगे तो वर्ग का रूट का वर्ग हो गया, मतलब करणीय खत्म हो गई हमारी। तो क्या हो गया यहाँ पे 5 बराबर P/Q यानी कि P का वर्ग बटे Q का वर्ग। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो P का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5Q का स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 देके रखते हैं। P का स्क्वायर बराबर क्या निकला, 5Q का स्क्वायर। P का स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि P स्क्वायर जो है यहाँ पर, P स्क्वायर जो है हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि 5 इधर गया है। तो P स्क्वायर इसको जब हम यहाँ पर अपान में लेके आएंगे तो P स्क्वायर का मान क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर 5 से P स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि P का एक गुणनखंड 5 है। यहाँ लिखेंगे P का एक गुणनखंड कितना है, 5। अगर P का एक गुणनखंड 5 है और Q का 5 अगर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिभाषा क्या है कि दोनों में कोई एक संख्या उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो एक गुणनखंड तो 5 आ गया किसका, P का। अब देखते हैं Q के लिए। तो Q के लिए देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोई एक संख्या को मान लेते हैं, P को हम मान लेते हैं कि यहाँ 5 के है। पुनः इसको हटा देते हैं हम, पुनः माना P बराबर 5 के। P की जगह पे हम क्या करते हैं, 5 के ले लेते हैं। तो अभी हमारे पास क्या आया था, P
p बराबर 5 के रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्ग करने फिर से वर्ग करने पर p स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 k स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 25 k स्क्वायर किसके बराबर निकल गया हमारा p के बराबर और सॉरी q के बराबर, हमने p के जगह 5 के रखा है तो हमारे पास आ जाएगा 25 k स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर। हम 5 को इसमें लाकर भाग देते हैं तो 25/5 k स्क्वायर बराबर क्या आ गया q स्क्वायर। इसको काट देंगे तो ये फिर से हो गया 5 k स्क्वायर बराबर कितना q स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 5 जो इसके चल जाएगा यानी कि k स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा q स्क्वायर/5 मतलब q स्क्वायर जो 5 से फिर से ये वाला क्या लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाजित है। q स्क्वायर कैसे 5 से विभाजित है अतः क्या होगा अतः q भी 5 से विभाजित होगा। अब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी क्या q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित है क्योंकि q भी 5 से विभाजित है मतलब 5 जो है वो q का भी गुणनखंड होगा। अतः 5 q का भी एक गुणनखंड है। क्योंकि परिभाषा क्या कह रही थी हमारी परिभाषा कह रही थी कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए क्योंकि 5 जो है वो p का भी गुणनखंड है और q का भी है। अतः हमारी मान्यता क्या होगी अतः हमारी मान्यता गलत साबित हो गई गलत है। अर्थात जब हमारी मान्यता गलत है मतलब हमारी मान्यता क्या थी कि करनी 5 जो है वो परिमेय संख्या है तो हमारी मान्यता थी वो गलत निकली मतलब परिमेय ना होकर क्या जाएगी वो करनी 5 अपरिमेय संख्या होगी अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से सिद्ध हुआ हमारा कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं इसी सवाल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पूरा का पूरा करनी 3 के रूप में कि करनी 3 भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है इसको सिद्ध करना है। अगर प्रश्न हमारा 5 की जगह में अगर 3 आ जाए तो हम इसको उसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं जैसा कि हमने अभी इस सवाल किया था। कुछ नहीं केवल हमारा प्रश्न हो जाएगा करनी 3 यहाँ करनी 3 आ गया यहाँ पे बटे q के रूप में लिखा है परिभाषा आ गई हमारी और यहाँ पे जैसा कि हमने किया था क्या किया था हमने उसको जो पहले सवाल में लिखा था सेम इसी कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे p के x के बराबर या p के बराबर मान लेंगे करनी 3 बराबर कितना करनी 3 बराबर p/q फिर से वही वर्ग कर देंगे जैसा कि लिखे थे वर्ग करने पर मिल जाएगा कितना करनी 3 का वर्ग बराबर p का वर्ग बटे q का वर्ग यानी कि करनी 3 का हो जाएगा वर्ग 3 बराबर p का वर्ग बटे q का वर्ग या क्या कहेंगे हम p का वर्ग बराबर 3q का वर्ग। अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है कि p जो है वो 3 से विभाजित है जैसा कि इसके पहले हमारा करनी 5 विभाजित था। तो सेम टू सेम जैसा कि हमने करनी 3 का 5 का किए हैं वैसे कि वैसे हम करनी 3 का भी बता सकते हैं कि करनी 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसा हमने करनी 5 के लिए हल किया है वैसे कि वैसे हम क्या करेंगे हम करनी 3 के लिए करेंगे इसमें कोई नहीं है। जैसा हम इसमें मान्यता लिया था हमने करनी 5 परिमेय संख्या है यहाँ पे हमारी मान्यता गलत हुई तो हमारी अपरिमेय संख्या निकली। ऐसे ही करनी 3 जो होगा उसमें भी हमारी मान्यता इसी प्रकार से गलत